तो देखिए आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन 10.5 आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको 10.5 में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पता हो, है ना। उन सब थ्योरम को बेसिक में बताऊंगा, प्रूफ नहीं बताऊंगा। प्रूफ पूरे क्लास के लास्ट में बताऊंगा, है ना। पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर 10, तब थ्योरम का डेरिवेशन बताऊंगा, है ना, कि किस तरीके से उसको प्रूफ करते हैं। अभी सिर्फ हम लोग थ्योरम होता क्या है, क्या यूज होता है, कहाँ यूज होता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना। तो जो 10.5 में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो थ्योरम है, वो कौन सा थ्योरम है अभी मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान देना कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे या सेंटर कहेंगे? पक्का ना? सेंट्रॉइड नहीं कहेंगे ना? बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग सेंटर कहेंगे। बात समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं इस सर्कल पे यहां पॉइंट बना दूं, पॉइंट ए, और यहां पॉइंट बना दूं पॉइंट बी, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया हूं, मेरी बात को ध्यान देना, ज्वाइन नहीं किया हूं, है ना। तो ये ए बी क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। एकदम सही है ना। अभी ये आर्क, ये मतलब जो ए बी कहलाएगा वो आर्क कहलाएगा, लेकिन कैसा आर्क? माइनर आर्क या मेजर आर्क? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना, माइनर आर्क। बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा ध्यान देना, अगर इस पॉइंट से, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से इस सेंटर के पास एक लाइन लेकर चले जाऊं तो रेडियस, है ना। और यहां से मैं एक, ये भी क्या हो जाएगा? रेडियाई हो जाएगा। मतलब ये रेडियाई क्या किए? एंगल सबटेंड किए। अच्छा, सबटेंड का मतलब क्या होता है? बनाना, है ना। सबटेंड का मतलब क्या होता है? बनाना। अब ये नहीं कि मम्मी पूरी सबटेंड कर दो, तो अब ये मत बोल देना, है ना। पूरी बनाने के लिए वहां बनाने ये मेकिंग यूज होता है, यहाँ पर सबटेंड यूज कर रहे हैं। बात समझ में आया? अब ध्यान देना, जिस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रेडियस था उसने एंगल सबटेंड किया, क्या सिमिलरली ऐसा बोल सकते हैं कि इस आर्क ने एंगल सबटेंड किया? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ध्यान देना, जिस तरीके से ये रेडियस इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये आर्क भी, ये वाला जो आर्क था वो आर्क भी इंपॉर्टेंट था इस एंगल को बनाने के लिए। बात समझ में आया? यानी इस जो माइनर आर्क है, ये जो माइनर आर्क है, इसने एक एंगल सबटेंड किया है ना, एक एंगल सबटेंड किया है। और ये जो एंगल है ना, इस एंगल को स्पेशली हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। याद रखना मेरे, सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेगा, है ना, तो उसको हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और फिगर देखो, फिगर में यहां बनाता हूं, ठीक है। यहां ऐसा देखो फिगर, ये यहां पर वही सेंटर है, ठीक है, और यहां पर वही आर्क है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान देना, अगर मैं इस यहां से, ये कौन सा आर्क है? माइनर आर्क है। ये माइनर आर्क अगर यहां से यहां इसको ये टच करता है, तो अब ये क्या कहलाने लगा? पहले ये अगर टच हो रहा था सेंटर से तो क्या कहला रहा था? ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां से ये कर दूं, तो क्या यहां पर एंगल बना? ठीक है। अब एंगल कौन बनाया? कॉर्ड बनाया, और साथ ही साथ आर्क बनाया। दोनों बोल सकते हैं। जैसे यहां पर ये जो एंगल बनाया था, वो दोनों बोला जा सकता है कि कॉर्ड है, सॉरी रेडियस भी बनाया था और आर्क भी बनाया था, है ना। कौन आर्क? माइनर आर्क। सिमिलरली यहां पर भी एंगल बना, यहां पे भी एंगल बना, लेकिन इस एंगल को रेडियस ने नहीं बनाया, कॉर्ड ने बनाया। दो कॉर्ड ने बनाया, क्योंकि देखो सेंटर से टच नहीं हो रहा है, ठीक है। और आर्क ने बनाया, कैसा आर्क ने बनाया? माइनर आर्क। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। कहीं भी डेफिनेशन नहीं आएगा इसका, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, जब
क्वेश्चन लिखता है ना तो वो बताता है कि एंगल बना है वो भी इंस्क्राइब। अब बच्चे को पता ही नहीं कि इंस्क्राइब बना है तो कहां बना होगा, बोल देता है कि एंगल बना हुआ है कहां, सेंट्रल पर, सेंट्रल एंगल बना हुआ है, तो उसको पता ही नहीं कि एंगल कहां बना है। जैसे ही तुमको कोई बोल दे सेंट्रल एंगल, मतलब समझ जाना रेडियस सेंटर पर सर्कल बनाया, रेडियस सेंटर पर सर्कल बनाया, सॉरी एंगल बनाया, बात समझ में आ रहा है, कोई एंगल बनाया। अगर हम बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल तो समझ जाना कि कॉर्ड, कॉर्ड सर्कल के सरकमफेरेंस पर, है ना, सर्कल के सरकमफेरेंस में कोई क्या बनाया है, एंगल बनाया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आ गई ना। तो जो खेल है वो है सेंट्रल एंगल का और इंस्क्राइब एंगल का। ईमानदारी से बताओ कि आपको सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब एंगल समझ में आया कि यस सर। तो देखिए अब इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम क्या है, यहां पर देखो, थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई सर्कल है, ये बात तो ध्यान समझना, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है, यहां ये सेंटर है, यहां हमारे पास दो आर्क है, ठीक है, एक आर्क है और वो आर्क कैसा आर्क है, माइनर आर्क है। अब ध्यान देना, ये माइनर आर्क, ये माइनर आर्क क्या करेगा, एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, और यही आर्क एंगल सबटेंड करता है ना, कहां पर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, ध्यान देना, इन दोनों का रिलेशन है क्या, जैसे मान लो कि अगर थीटा होगा, थीटा मतलब कोई भी डिग्री, कोई भी डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री का मतलब होता है अननोन वैल्यू, है ना, थीटा का मतलब क्या होता है, अननोन डिग्री, अननोन डिग्री मतलब जैसे एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, अननोन वैल्यू। जब हम लोग को मैथ में कोई भी वैल्यू नहीं पता होता तो हम लोग एक्स ले लेते हैं, तो उसी तरह अगर ज्योमेट्री में जब हम लोग को कोई डिग्री नहीं पता रहता है ना, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, थीटा। तो सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल के बीच में रिलेशन कैसा है, रिलेशन है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो, है ना, वो हाफ होता है किसका, सेंट्रल एंगल का। और या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है कौन, सेंट्रल एंगल, वो डबल होता है किसका, इंस्क्राइब्ड एंगल। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये एंगल जितना भी होगा उसका डबल, यानी इंस्क्राइब्ड एंगल जितना भी होगा उसका डबल सेंट्रल एंगल हो। यही थ्योरम है, यही थ्योरम। बात समझ में, मतलब अगर अगर मान लो कि मैं बोला, अगर मान लो कि मैं बोला कि इंस्क्राइब्ड एंगल 30 डिग्री है, मैं क्या बोला कि इंस्क्राइब्ड एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो बताओ सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंस्क्राइब्ड एंगल 30 डिग्री है तो सेंट्रल एंगल ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, उसका दुगना, मतलब 60 डिग्री। यही है थ्योरम, है ना। लेकिन थ्योरम को लिखेंगे कैसे, है ना, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि वो थ्योरम क्या बोलता है। बात समझ में आ रहा है, लिखता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, by an arc of a circle at the center is double, is double the angle subtended by it at any point। ये है पूरा थ्योरम जो भी मैं बताया, जो भी थ्योरम अभी पढ़ाया ना, ये अभी जो बताया तुम लोग को समझाया, दिमाग में भरा, वो यही स्टेटमेंट है, पूरी कहानी यही है बस। क्या, अब देखो इसको समझो, क्या बोल रहा है कि अगर कोई आर्क एंगल सबटेंड करता है कहां पर, सेंटर पर, तो वो एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल। किससे डबल हो जाएगा, जो एंगल सबटेंड हो किसी एंगल के दूसरे पार्ट पर। मतलब कि ये वाला जो चीज है ना, ये पूरा, ये समझ लो इंस्क्राइब्ड एंगल की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, इंस्क्राइब्ड एंगल की बात हो रही है।
और ये किस एंगल की बात हो रही है? ये बात हो रही है सेंट्रल एंगल की, है ना। यानी एक नॉर्मल भाषा से समझो तो ऐसा समझ सकते हो कि जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल जो होता है वो दुगना होता है, दुगना मतलब 2 टाइम्स, दुगना होता है किससे? इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड एंगल से, है ना। अच्छा, इसको अगर फ्लिप कर देना तो इसका दूसरा कहानी हो जाएगा, क्या कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो हाफ होता है सेंट्रल एंगल का। अगर ये बात नहीं समझ में आया है बाबू तो ये एक्सरसाइज तो गारंटी नहीं कर। एक बार समझो, समझने की कोशिश करो, नहीं आ रहा बार बार पूछो, मैं बताऊंगा। चलिए एक और थ्योरम बता देता हूं जो फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर में आता है, ठीक है, और फिर देखा जाएगा। अच्छा, अभी जो हम लोग सीखे, मेरी बात को बताना, अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है, मेरी बात को बस बताना, ठीक है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर मिलकर के कोई एंगल बना रहा होगा, एंगल बना रहा होगा। इस एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे? अभी जो पढ़ा है उसमें कौन सा एंगल कहेंगे? अभी जो पढ़ा, हाँ अभी जो पढ़ा है सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंटर में बना हुआ है। अच्छा, तो यानी ऑब्वियस सी बात है ना, ए बी तो क्या है? ए बी तो आर्क ही तो है, सेमी आर्क है इस बार, ये तो आर्क जो होगा वो सेमी आर्क है, तो सेंटर पे एंगल बनाया, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो एंगल बनाया होगा वो कितना डिग्री का होगा? 180। लेकिन इस एंगल का नाम आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल स्ट्रेट एंगल भी बन रहा है, और साथ ही साथ ये सेंट्रल एंगल भी है, सेंट्रल एंगल भी है। अच्छा, यही अगर यहां पर एक एंगल बना दे, यहां पर ये एंगल बना दे, तो ये एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे कि नहीं? कहेंगे ना, इंस्क्राइब्ड एंगल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, तो अगर ये इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये पिताजी और ये क्या बेटा, तो यानी उसका हाफ, ये कितना होगा? 90। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चल रहा है कि जो सेमी सर्कल होता है अगर वो एंगल सबटेंड करेगा तो वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। हाँ, बात समझ में आया कि जो सेमी सर्कल होता है वो एंगल सबटेंड करता है तो वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का ही होगा। अब चाहे वो जितना भी कर दे, ठीक है, जितना भी कर दे, लेकिन ये दोनों ही आर्क करने चाहिए। बात समझ में आया? इतनी बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, अब ये बात बताता हूं क्या कि अगर मान लो कि एक हमारे पास सर्कल है, यहां पर तो हम लोग डायमीटर ले लिए थे या रेडियस ले रहे थे, एंगल सबटेंड कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या कर ले रहे हैं हम? कॉर्ड ले रहे हैं, है ना। तो कॉर्ड क्या किया? एंगल सबटेंड किया, किया ना, यहां पर एंगल सबटेंड किया, कौन सा एंगल होगा? ये इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, एकदम सही बात, ठीक है। अच्छा, यानी ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहां से यहां जो एंगल बना, ये एंगल कौन सा एंगल होगा? इंस्क्राइब्ड एंगल। सोच कर देखो, ये एंगल कैसा एंगल? इंस्क्राइब्ड एंगल। ये एंगल कौन सा एंगल? दोनों का नाम सेम, तो दोनों का डिग्री भी सेम, यानी अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये ऑटोमेटिक कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। अगर यहां से ये एंगल भी आ रहा होगा तो ये कितने डिग्री का होगा? लेकिन मुद्दा क्या है, दोनों जितने भी एंगल बने वो सेम सेगमेंट से बनने चाहिए, सेम सेगमेंट से। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो इसका थ्योरम क्या बोलेंगे? एंगल एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। कोई भी एंगल जब सबटेंड हो रहा है सेम सेगमेंट से तो उसकी जो वैल्यू होगी, उस एंगल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, सेम होगी, जितना भी बने। इतनी बात समझ में आ गया ना? ये सारे थ्योरम आपके बुक में लिखे गए हैं, ठीक है। 10.9 है ना, ये 10.9 है, देख लेना। चलिए एक और बात बता देता हूं,
बात को समझना, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये हमारा ए और बी, ठीक है। ये ए बी है। यहां से एक इधर की ओर एंगल बना, ठीक है। एक इधर की ओर एंगल बना। बात को तुम ध्यान से समझना, सारा चीज समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। तो उसमें से यहां से लेकर यहां तक कितना ले लिया? 60 ले लिया। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना लिया होगा? 300 लिया। बात समझ में आए? मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ए बी और यहां रख देता हूँ सी, यहां रख देता हूँ टी। बात समझ में आया? अब जरा सोच करके बताना, ठीक है। तुम मुझे बताना, ठीक है। सॉरी, ये कितने डिग्री का होगा? ये वाला सी 30। तब बताओ कि ये डी कितने डिग्री का होगा? डी सर, डी भी 30 होगा। डी भी 30 होगा। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है सी कितना डिग्री का होगा? तो 30, ये 30 और डी 30। ध्यान दो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए लेकर आया। ध्यान देना, यहां पर कैसा चांद बन रहा है? ऐसा, ऐसे ना चांद बन रहा है, तो ऊपर भी वैसे ही चांद मिलाई। तो इसका आधा यहाँ पर, यानी ये अगर 60 था तो ये हो जाएगा 30। लेकिन अगर यहां देखो तो इसका चांद इस तरीके से है, तो इस ये तो आधा होगा, ये तो हम जानते हैं क्योंकि ये सर्कल पे आर्क बना है, यानी ये आधा होगा। लेकिन किसका आधा होगा? इसका या इसका? ऊपर वाले का, यानी 300। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसलिए ये क्वेश्चन तुम लोग को बताएगा, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, बच्चे ये करते हैं कि इसका भी इससे जोड़ देते हैं और इसका ही इससे जोड़ देते हैं। यानी इसका आधा ये 30, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका आधा ये नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका चांद कैसा है, इसका चांद इस तरह की ओर है और इसका कहां बन रहा है? ऐसा। तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। हाफ होने के लिए दोनों का जो एंगल बन रहा होगा वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से तो यहाँ भी इस तरीके से, है ना। और ये अगर इस तरीके से तो यहाँ भी इस तरीके से। बात समझ में आया? इसलिए ये क्वेश्चन तुम लोग को दिया गया ताकि तुम लोग को किसी तरह का दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना सभी को? चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए, 10.5 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिगर है हमारे पास, है ना। हम लोग को बोल रहा है ना कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप ये एंगल देख रहोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल कौन सा एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल, है ना। और इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो सेंट्रल एंगल का आधा होता है ना। सेंट्रल एंगल का क्या होता है? आधा होता है। बात समझ में आ गया? तो अब हम लोग को निकालना होगा सेंट्रल एंगल। अच्छा, लेकिन सेंट्रल एंगल कैसा निकालेंगे? तो देखो, इसका अगर आर्क देखोगे तो इस डायरेक्शन में है ना। अगर सेंट्रल सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल का आर्क देखोगे तो इस डायरेक्शन में है ना। तो हम लोग को सेंट्रल एंगल का भी जो आर्क देखना होगा वो कौन सा डायरेक्शन का देखना होगा? ऐसा देखना होगा। तो यहाँ पर ऐसा एंगल ये पूरा बन रहा है, ये पूरा बन रहा है, ऐसा तो हम लोग ले नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग को यही बदल देना होगा, और ये बदल लेने के लिए हमको क्या करना होगा? ये दोनों एंगल को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 60 प्लस 30 90, तो ये कितना डिग्री का होगा? 45। एमसीक्यू होता तो तुरंत टिक लगा देते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे कि अगर हम लोगों को क्या चाहिए? एंगल AOC चाहिए। ध्यान देना, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को सेंट्रल एंगल चाहिए, AOC, यानी ये पूरा एंगल चाहिए हमें। AOC यही है ना? अच्छा, AOC मिलेगा कैसे? जब हम लोग क्या करें, AOB को प्लस कर दें BOC से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब AOB को प्लस कर दें BOC से, तो ध्यान देना AOB कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, और ये कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 90 डिग्री। हमको पता चल गया कि AOC जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। मतलब पिताजी पता चल गया, पिताजी कितने हैं? 90 डिग्री के। बात समझ में आया? हाँ, सेंट्रल एंगल है ना, सेंट्रल एंगल पता चल गया।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थ्योरम लगा सकते हैं, कौन सा, कि एंगल AOC जो होगा, AOC है ना, वो दुगना होगा एंगल ADC का। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, कि जो एंगल AOC होगा वो दुगना होगा, डबल होगा, किसका डबल होगा, ADC का, ये वाला एंगल का। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और इसमें क्या लिखेंगे हम थ्योरम, पूरा थ्योरम लोग एंगल सबटेंडर वाला, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड by an arc of a circle is double at the center is double। बस यहाँ डबल तक भी लिख सकते हो तो काम चल जाएगा, ठीक है, डबल एंगल सबटेंडेड by it at any point। ये पूरा थ्योरम है इसका, ठीक है। अब देखो हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना है ये, हम लोग को निकालना है ये, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, बहुत इजी है, देखो AOC हम लोग को पता चल गया, AOC कितना है 90 इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADC, यही है ना। ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू एंगल ADC, है ना। और 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री हो जाएगा एंगल ADC, और 2 मार्क्स तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं, 5 मार्क्स मिलेगा कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 10.5 का, उसमें फिगर नहीं दिया हुआ, हम लोग को फिगर बनाना होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। ध्यान देना, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास सर्कल है, और क्या हुआ कि सेंटर से क्या किया गया है, सेंटर से एक कॉर्ड लिया गया, और जो कॉर्ड होगा ना वो रेडियस के इक्वल होगा, है ना, रेडियस के इक्वल होगा। देखो अगर मान लो कि मैं यहां से यहां तक एक रेडियस ले लेता हूं, ठीक है, ये O है, ये A है, और यहां से यहां भी एक रेडियस ले लेता हूं, ये B है। अगर क्या बोल रहा है कि रेडियस जितने लेंथ का होगा कॉर्ड भी उतना ही लेंथ का होना चाहिए, है ना। क्या बोला गया, बोला ये गया कि रेडियस जितने लेंथ का होगा कॉर्ड भी उतने लेंथ का होना चाहिए। सोचो अगर हम कॉर्ड बनाए और रेडियस को देखे तो ये ट्रायंगल तो बना, लेकिन कैसा ट्रायंगल दिखने लग गया, ये इक्विलेटरल। क्यों, क्योंकि देखो रेडियस रेडियस तो इक्वल थे ही, लेकिन बुक में क्या बोला कि रेडियस के बराबर का ही कॉर्ड भी चाहिए। तो अगर ये रेडियस 5 होता, ये भी रेडियस 5 होता, और बुक वाला बोला कि रेडियस के बराबर कॉर्ड भी होना था, तो ये भी 5 होता। तो 5 5 5 तीनों साइड इक्वल लेंथ है, और तीनों साइड अगर इक्वल लेंथ है तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो एंगल बनाता है कितना, 60 डिग्री, है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम कितना होगा 180, अब तीनों को इक्वल भाग में बांटना है, तो इक्वल भाग में बांटना है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है कि बात समझ में आ रहा है। अब क्या बोला, बोला ना कि यही जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, ये जो आर्क है, ये कैसा आर्क है, माइनर आर्क। ये माइनर आर्क क्या किया है, 2 जगह एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 जगह एंगल सबटेंड कर रहा है। कहां कहां कर रहा है, एक तो मेजर आर्क की जगह पर, और एक माइनर। बात समझ आया। और बोल रहा है कि इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करो, ये हो गया C, ये हो गया D। बोल रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करो और इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। बताओ आपके लिए कुछ हार्ड होगा क्या, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी बना देता हूं। इतनी बात समझ में आ गई ना, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, तुम लोग पहले खुद से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है जो मेजर आर्क जो एंगल सबटेंड किया है ना। तो मेजर आर्क ये है, और क्या एंगल सबटेंड किया, ये C वाला है, ACB, ठीक है। और हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है कौन, जब माइनर आर्क जो है वो एंगल सबटेंड किया है। ये देखो माइनर आर्क एंगल सबटेंड किया है ADB, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। जो हमारे पास थ्योरम है ना, थ्योरम 10.9 है ना, 10.9 है ना, एंगल सबटेंडेड वाला है ना, वही यूज करेंगे। तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल AOB, ध्यान देना,
AOB ये वाला एंगल इक्वल है 2 टाइम्स एंगल ACB का, है ना। और यहाँ पर पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा, है ना। कौन सा थ्योरम? 10.9। यहाँ पर थ्योरम 10.9 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है एंगल सबटेंडेड, वो वाला। बात समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोग को ये डॉट डॉट नहीं देना है, एंगल सबटेंडेड पूरा लिखना है यहाँ पर। हाँ, समझ में आ गया? पूरा लिखना है आपको। स्टेटमेंट 10.9 सर 8 है, 10.8, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। हाँ, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना। AOB कितना है? 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया 60 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू, हम लोग को ACB तो निकालना ही है, ये दोनों इंटू रहा, उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 60/2 इक्वल टू ACB, तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री कट जाएगा, आ जाएगा 30 डिग्री ACB। यानी एक जो मेजर एंगल सबटेंड हो रहा था वो कितना डिग्री हो रहा था? वो हो रहा था 30 डिग्री। हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, है ना, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को ये ADB निकालना है। तो आप लोग मैं पहले ही बताया हूं, ये निकालने का दूसरा तरीका क्या है? ये पूरा कंप्लीट एंगल है, इस कंप्लीट एंगल में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना लगेगा? 300 आ जाएगा, और जब ये 300 हो जाएगा तो इसका हाफ ये हो जाएगा 150। लेकिन एक और तरीका है ना, तरीका क्या है? तरीका ये है कि अगर सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, है ना। सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ये सबको पता है ना। हाँ, अब इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है, जिसे A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है ना। अपोजिट एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर होता है? 180। अब जरा सोच के देखो, ये मुझे पता है कितना है? 30। अब ये लोग निकाले ना। अब देखो ये सर्कल है, तो सर्कल में ADBC एक क्वाड्रिलेटरल ही तो है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? जिसके 4 साइड, ये देखो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 साइड है, सर्कल के अंदर है, इसलिए सर्कल के अंदर यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल पहले और उसके बाद उसके अंदर कौन है? क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक थ्योरम है, या बोल सकते हैं कि इसका एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम, उनका जोड़ कितना होता है? 180। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर कितना होगा? 180। हमको पहले पता चलेगा कि ये कितना है, तो ये कितना होगा, है ना। दोनों तरीके से निकाल लिया, तो दोनों तरीका बता दिया गया, लेकिन मैं इस तरीके को लिखूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि ACBD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। तो अगर ये ACBD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ACB और ADB ये लोग मिला करके 180 हो गए। और इसका रीजन क्या होगा? सम ऑफ अपोजिट एंगल बस सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हाँ, इस 180 डिग्री में कितना चाहिए, है ना। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये हम लोग को पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं ना। ये कितना डिग्री का है? 30 डिग्री प्लस ADB, ये हम लोग को निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो प्लस हो रहा है, इधर तक क्या हो जाएगा? माइनस। एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ADB कितना निकल कर आ जाएगा? 150 डिग्री निकल कर आ जाएगा। और यही हम लोग को फाइंड आउट भी करना था। समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, समझ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, आप चाहोगे तो आराम से इसको ओरली निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग को रिटर्न निकालना होगा। तो देखिए
हम लोग क्या करेंगे, ये पता है कि ये एंगल अगर 100 का है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एंगल होगा वो 200 का होगा, है ना, क्योंकि डबल होगा। लेकिन ध्यान देना ये जो एंगल होगा ना वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। अब बोलोगे सर क्यों आप रिफ्लेक्स नाम रखे हो, वो आगे हम तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है OPR ये, ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि ये और ये दोनों क्या है, रेडियस है ना, OP और OR ये दोनों क्या है, रेडियस है। बात समझ में आया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो पहले तो सॉल्यूशन में देखो ऐसा लिखेंगे कि OC इक्वल टू OR, OP इक्वल टू OR इक्वल रेडियाई, ठीक है। तो OP का अपोजिट कौन हो रहा है, एंगल ORP, और यहां पर कौन होगा, एंगल OPR, और ये दोनों इक्वल कैसे होगा, होगा साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। साइड अपोजिट है तो उसका एंगल, जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये तो हम लोग बता दिए, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम लोग इसकी बात करते हैं, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल OPR सॉरी EOR इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PQR, ठीक है। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू 2 इंटू, ये हम लोग को पता था, गिवन था ही हम लोगों को 100, तो रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू 200 डिग्री। हमको ये पता चल गया कि ये एंगल कितने का है, 200 का, लेकिन हमको ये निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमको निकालना क्या है, POR, यहाँ भी POR था, यहाँ भी POR था, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि कौन सा POR की बात हो रही है, ऊपर वाले POR की बात हो रही है कि नीचे वाले की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, 180 से ज्यादा, 200 है इसलिए 180 से ज्यादा, इसलिए रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये POR कैसे निकलेगा, ये निकलेगा जब कंप्लीट एंगल में से, कंप्लीट एंगल से हम लोग माइनस कर दें रिफ्लेक्स एंगल POR, है ना, पूरा कंप्लीट एंगल में से ये वाला एंगल अगर माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, है ना। तो पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। रिफ्लेक्स एंगल कितना आया, 200, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 160 डिग्री, ठीक है। POR आ गया, है ना, पता चल गया कि जो POR है वो क्या है, 160 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर बना देता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा, POR, ट्रायंगल को देखो POR, है ना, तो एक बार क्या आ जाएगा, एक बार आएगा एंगल P, है ना, मैं तीनों लिख देता हूं ना जो निकालना है, OPR प्लस POR प्लस ORP इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है। देखो P और R, P और R दोनों इक्वल है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा X, और यहाँ आ जाएगा 160, और यहाँ भी आ जाएगा X। हम लोग लेट कर दिए दोनों एंगल क्या है, X तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि दोनों बराबर है, तो X और X कितना है, 2X प्लस 160 इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 2X इक्वल टू 180 माइनस 160, तो 2X इक्वल टू कितना, 20, तो X इक्वल टू 20/2, X का वैल्यू कितना हो गया, 10 डिग्री, और X हम लोग क्या माने थे, OPR को माने थे, हाँ, तो यानी ये दोनों का दोनों एंगल क्या होगा, 10 डिग्री का होगा। तो हम लोग निकाल लिए कि एंगल OPR जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 10 डिग्री का होगा। यही हमें फाइंड आउट भी करना था। बोलो समझ में आया, यस सर, सबको समझ में आ गया, फिर आज क्लास नहीं है।